प्रदेश में महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद तमाम सियासी समीकरण बदले हुए हैं। सिंधिया की महत्वाकांक्षा और कांग्रेस द्वारा की जा रही उपेक्षा और अनदेखी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखली की राह दिखा दी। नतीजा ये है कि सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की अपनी अपनी रणनीति है। को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे। आप सभी अपने अपने फेसबुक पर इस रैली को शेयर करें और इस रैली में शामिल हों। आइए हम सब बड़ी संख्या में जुड़कर इसे सफल बनाएं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। माना जा रहा है जल्द ही वो केंद्रीय मंत्री होंगे, लेकिन सिंधिया की सक्रियता से ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाले प्रचार प्रसार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि भारत में एक नई बीमारी का उदय हुआ है और वो बीमारी केवल कांग्रेसियों में पाई जा रही है और उसका नाम है ज्योतिरादित्य फोबिया। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य जी की इन्होंने हालत करी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, लगातार उनको बेइज्जत करते थे, उनको कहते थे सड़क पर उतर जाओ, और उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको परिवार की तरह रख रही है, मान रही है। जेपी नड्डा जी की जो वर्चुअल रैली होगी उसका उन्होंने जो साथ देने की बात करी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी उसका लाभ मिलेगा और जिन सीटों पर हमारा चुनाव है, जहां सिंधिया जी का भारी वर्चस्व है, उस पर भी पूरा लाभ हम उसका उठाएंगे। जो खुद को बड़ा जनसेवक बताते थे, जनसेवा को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कांग्रेस सरकार में करते थे। आप देखेंगे कई घटनाएं ऐसी थी जो जनसेवक को क्षेत्र की जनता ने याद किया। ग्वालियर में सिंधिया जी के लापता गुमशुदा के पोस्टर भी लगे। ये जनसेवक आ भी जाएंगे मैदान में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये जब मैदान में थे, जब ये खुद चुनाव लड़े थे तो खुद ही चुनाव हार गए, अपने प्रतिनिधि से हार गए। इनके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उल्टा जितना इनकी सक्रियता बढ़ेगी, जितना ही आएंगे उतना कांग्रेस को फायदा होगा। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमावट और सिंधिया के सवाल पर बीजेपी कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन सवाल यही है कि महाराज और शिवराज की जोड़ी क्या उपचुनाव में कमाल दिखा पाएगी या फिर कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां, जिनको महाराज कहा जाता है। अब राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, विधानसभा सीटों में, और उसमें जो है सिंधिया जी की भूमिका जो है बहुत अहम रहेगी। उनकी सक्रियता इंपॉर्टेंट है और साथ में एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है एक्सेप्टेंस का, स्वीकार्यता का। तो जिस तरह से पिछली बार अगर हम बात करें 2018 की, तो उस समय जो है ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। माना जाता था कि वो सिंधिया के फेस के कारण है, उनकी मेहनत के कारण है। तो अब जब सिंधिया बीजेपी में है और उसी चंबल संभाग में, उसी ग्वालियर संभाग में वहीं पे उपचुनाव होने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सिंधिया जी की जवाबदारी रहेगी इन सीटों पे। उन्हीं विधायक को जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको दोबारा से जिताना, तो उनकी
जो रोल रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस समय जो सवाल है मध्य प्रदेश की राजनीति में वो है सिंधिया की सक्रियता और स्वीकार्यता। हम इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो कि सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस से जो है मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रहे लाखन सिंह यादव। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं राजवर्धन सिंह जी आप ही के पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अब उपचुनाव होने हैं और सिंधिया जी का अगर हम कहें तो उनकी सक्रियता, स्वीकार्यता, ये सब जो है एक इम्पोर्टेंट समय है उसका। जी नमस्कार और धन्यवाद आपने जी नमस्कार। निश्चित तौर पे सिंधिया जी से फर्क पड़ेगा, पहले भी पड़ा है। अब हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ भी कहें उस मामले में, लेकिन ये जग जाहिर है कि अगर एक भी परिवार किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो भी पार्टी के 5 वोट तो कम होते ही उस परिवार के। तो सिंधिया जी जैसे नेता 22 विधायकों को लेके गए हैं और कांग्रेस इस बात को नकारते रहे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वोट बैंक बिल्कुल कम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वो काल्पनिक अपने आप में सोच के ही प्रसन्न हो रहे हैं। सिंधिया जी और उनके परिवार की पृष्ठभूमि रही है, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करे हैं। प्रदेश भर में जहाँ जहाँ वो गए हैं उनको समर्थन मिला है और जो उन्होंने बात कही थी न्याय संगत कही थी, उन्होंने गलत नहीं कहा। वचन पत्र को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर इस पर कार्य नहीं किया जाए, क्योंकि आखिर प्रतिबद्धता उनकी भी थी, उन्हें ही पार्टी ने प्रचार का मुखिया बनाया था और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और वचन पत्र बनाया गया था पूरी पार्टी द्वारा। उसमें कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे, तमाम लोग थे। और अगर सिंधिया जी ने कह दिया कि इसका पालन होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं था कि उसके लिए उनका तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है। जो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भाई वो उनके पोस्टर लग गए, ऐसा पोस्टर तो कमलनाथ जी की लगे। चुनाव में हार जीत की बात करते, चुनाव में तो कमलनाथ जी हारे, दिग्विजय सिंह जी भी हारे, इंदिरा गांधी भी हारी, राहुल गांधी भी हारे। तो जनतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन जो जननेता होता है, जननायक होता है, उसकी ग्राह्यता सदैव रहती है। अगर उसमें सत्कार्य करें और नहीं करें तो जनता खुद इसका परिणाम बताती है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं, देखिए लेकिन उनकी कितनी स्वीकार्यता रहेगी इस बार जो उपचुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है इसको मुद्दा बना रही है, खुददारी वर्सेस गद्दारी, ये जो है इसको खूब कांग्रेस जो है प्रचारित कर रही है। खुददार तो सिंधिया जी थे, इसीलिए वो जनता के वचन पत्र की मांगों पे आ गए और जनता ये तय करेगी निश्चित तौर पे उन्होंने किस मुद्दे पे पार्टी छोड़ी। प्रश्न है कि चुनाव हो क्यों नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है ये परिस्थितियां क्यों बनी। सरकार के मुखिया के नाते कमलनाथ जी की जवाबदारी थी कि कांग्रेस की टीम को साथ रखते, कार्यकर्ताओं के साथ रखते, उनकी बातें सुनते और वो सभी तमाम जो वचन पत्र में बातें कही थी। अब आप बताइए, आवास का अधिकार, क्या एक भी आवास दिया इन्होंने 1.5 साल में किसी को? इन्होंने कहा समूह की माफी, क्या एक भी समूह का दर्जा माफ हुआ इतने समय में? तो तमाम चीजें, तमाम बातें हैं जिनको ये आज दरकिनार करे, जिनके बारे में बात नहीं करना। कर्ज माफी कितना बड़ा छलावा था ये हम लोग जानते हैं। बार बार हमने कमलनाथ जी से कहा, हमें कहा गया जब दूसरे चरण के प्रमाण पत्र हमने बांटे, ये कहा गया कि बैंक के खाते में पैसा आ जाएगा, प्रमाण पत्र बांट दीजिए। लेकिन अभी आप देखिए, उपार्जन से सब किसानों का तमाम पैसा काट दिया गया खातों से। और अभी शिवराज सिंह जी से हमने कहा, तब जाके दूसरे चरण के सहकारिता के बैंकों के खातों में पैसा गया, उसकी तारीख आपके स्टेटमेंट आप बता दीजिए। बच्चे को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, जब जनमत संग्रह होगा तो ये सब सामने आएगा। जी चलिए, लाखन सिंह यादव जी आपके पास आऊंगी। आप क्या कहेंगे, कितना अगर जिस तरह से सिंधिया जी सक्रिय होंगे तो उनको स्वीकार्यता मिलेगी? अब ये जो आने वाले उपचुनाव है और उनके साथ जो उनके समर्थक गए हैं उनको भी स्वीकार्यता मिलेगी, जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए मुक्ता जी, सबसे पहले तो राजवर्धन सिंह जी की आज मैं पहली बार, जब से ये बेंगलोर गए थे तब से मैं पहली बार आज इनकी आवाज मुझे सुनने को मिली है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजवर्धन सिंह जी मेरे साथ काफी लंबे समय तक सदन में रहे और सदन में इनकी गंभीरता, इनकी योग्यता, इनकी इंटेलिजेंसी, निश्चित तौर पर ये व्यक्ति बहुत गंभीर, और इनकी बॉडी लैंग्वेज से, पूरी बॉडी लैंग्वेज में ये गंभीरता इनकी झलकती। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
जिस दिन मैंने इनको बेंगलोर में इनका स्टेटमेंट में सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो इतना गंभीर धीर है वो व्यक्ति कैसे इतना उल्टा डिसीजन ले लिया। खैर एनीवे वो जो भी हुआ, अभी उन्होंने जो बात यहाँ रखी कि सिंधिया जी का अपना एक वजूद था, सिंधिया जी को किसानों के मुद्दों को लेकर ये निर्णय लेना पड़ा, अतिथि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर ये निर्णय लेना पड़ा। राजवर्धन भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चलिए आपने डिसीजन लिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आपने गिरवा दी, अच्छा है, मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही थी और आप उतने दोषी नहीं है जितने आपके लीडर दोषी हैं। एक्चुअल में आप तो भावनाओं में, जिस ढंग से आपको भावनाओं में बहका के भावनाओं के साथ ले जाके आपके साथ जो भी ये हुआ, चूंकि फंस गए तो क्या करते। खैर मैं अब आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, सिंधिया जी जिसकी हमेशा बात करते थे, रहते थे कांग्रेस में रह के कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा, किसानों के हक के लिए मैं रोडों पे उतर जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको वहां जाए, सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाए काफी लंबा समय हो गया, 3 महीने के समय। क्या 3 महीने में सिंधिया जी ने एक भी बार उन किसानों, जिन किसानों की खातिर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, क्या एक भी बार उतने लंबे समय 3 महीने के पीरियड में एक भी बार आपने और आपके नेता सिंधिया ने एक भी बार कभी ये कहा कि किसानों का कर्ज का क्या हुआ? कभी किसानों की, अतिथि शिक्षकों की, मध्य प्रदेश में तमाम सारे आवाम की एक भी बार आपने आवाज उठाने की कोशिश की क्या? ये मध्य प्रदेश के लोग और हम लोग भी सुनना चाहते हैं। जी लाखन सिंह जी, आपको यहाँ पे रोकूंगी, वक्त हो चला है ब्रेक का। आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे, लाखन सिंह जी आप भी और राजवर्धन सिंह जी आप भी बने रहिए। हम इसी सवाल जो आपने उठाया है उसका जवाब लेंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं सिंधिया जी की सक्रियता और स्वीकार्यता पर। लाखन सिंह यादव जी ने अभी एक सवाल उठाया है। राजवर्धन सिंह जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? जी मुक्ता जी, लाखन सिंह जी मेरे मित्र भी हैं और हमने एक हफ्ते से एक साथ काम किया है। और लाखन सिंह जी का भी सफर पहले बसपा से चालू हुआ था। वो पहले बसपा के विधायक हुआ करते थे, फिर इन्होंने भी पार्टी बदल के कांग्रेस में आए। तो इसका सफर जैसे चल रहा है, हमारा भी आज एक पड़ाव है। और जहाँ तक किसानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने महीने भाजपा में आने के बाद हम लोगों ने किसानों के लिए क्या किया, तो मैंने बताना चाहता हूँ कि गेहूँ जो सिर्फ 15 कुंटल, आपका चना जो सिर्फ 15 कुंटल दिया जाता था, उसको बढ़ा के शिवराज सिंह जी जो हम लोगों ने आग्रह किया, सिंधिया जी ने भी किया, हमने किया, उसको 20 कुंटल किया गया। प्रति किसान को प्रति बीघा करीब 4 से 5 हजार रुपए का उसमें लाभ हुआ। गेहूँ की जहाँ तक बात है, गेहूँ उपार्जन आप देखिए रिकॉर्ड उपार्जन हुआ। मेरे ही जिले के अगर मैं बात करूँ तो 3.5 लाख मीट्रिक टन करीब उपार्जन हुआ। उसमें मेरी विधानसभा में करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन उपार्जन हुआ। वहाँ तमाम किसानों को उससे लाभ हुआ। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, शायद उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। कमलनाथ जी ने कहा था कि जब आप प्रमाण पत्र बांटेंगे, हम भी बताएं कि कांग्रेस के थे, तो उन्होंने कहा जब आप प्रमाण पत्र देंगे उससे पहले किसान के खाते में पैसा चला जाएगा। उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि समूचा किसानों का 2 लाख से कर्ज माफ होगा, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उनके बयान पर लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी किसानों से माफी मांगी, तो उनको हमसे छलावा किया। और आपको मैंने सिर्फ पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने प्रमाण पत्र तो बंटवा दिए लेकिन किसानों के खाते में पैसा नहीं डाला। शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, हमने उनसे आग्रह किया कि साहब कम से कम किसान की क्या गलती, उसकी ना कोई जात कराती, ना कोई पार्टी, किसान। तो शिवराज सिंह जी ने पैसा किसानों के खाते में डाला। जब सहकारिता के दूसरे चरण का पैसा अब आया है खाते में किसानों के, और हमने उनसे आग्रह किया है कि दूसरे चरण का भी जो है उससे भी विचार करें और उसका भी माफ होना चाहिए। हमने उनसे मांग रखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है शिवराज सिंह जी इस पर कोई विचार के अच्छा निर्णय नहीं, किसानों के हित में नहीं लेंगे। और बोनस आपके मुआवजे की बात, देने की बात, इससे तो कुछ किया ही नहीं था कांग्रेस ने। तमाम बार हम कहते रहे, बात की उठती रही। और आप बजट में देखिए कितना एलोकेशन
रखा गया था कर्ज माफी के लिए 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, क्या उससे समूची कर्ज माफी संभव थी? ये तमाम सारी बातें हैं। बात सिर्फ वादा करने की नहीं है, बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। अगर छलावे की ये बात करते हैं तो दृश्य अदृश्य दोनों को देखें और हकीकत में बात। चलिए पूछ लेती हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में सुनील श्रीवास्तव जी हैं। सुनील जी, आपने सुना, आपने राजवर्धन सिंह जी को भी सुना, लाखन सिंह यादव जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, राजवर्धन सिंह जी ने जिस प्रकार से जो मुद्दे गिनाए हैं, ये लगभग यही मुद्दे रहेंगे जो उपचुनाव में मुद्दे बनेंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर सिंधिया जी या फिर बीजेपी वोट मांगेगी कि जो कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे उनमें ये खामियां थी, ये वादे पूरे नहीं हुए और इस प्रकार से जनता के साथ विश्वासघात हुआ। जहां तक लाखन सिंह यादव जी की बात है, जो उन्होंने कहा, उनने भी कुछ पॉइंट गिनाए हैं। वो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से जो उपचुनाव हैं उनमें जरूर पूछे जाएंगे। सिंधिया समर्थकों से भी सवाल कांग्रेस पूछेगी कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी छोड़ के गए, तमाम तरीके के जो, क्योंकि अगर हम उपचुनाव की मुक्ता जी बात करें तो हमारा जो मुद्दा है सिंधिया जी को लेकर कि सिंधिया जी की सक्रियता और स्वीकार्यता कितनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया समर्थक कहते हैं कि जो उपचुनाव, जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें सिंधिया जी के चेहरे को देखकर ही ग्वालियर चंबल में इतनी सीटें मिली, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें ना तो 2003 में इतनी सीटें कांग्रेस को इस क्षेत्र में मिली, ना 2008 में, ना 13 में। सिंधिया जी को, क्योंकि 2013 में भी सिंधिया जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया था, लेकिन उस समय भी इतनी सीटें नहीं आई थी। अब अगर हम सिंधिया जी की सक्रियता की बात करें तो सक्रियता सिंधिया जी की जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जो 22 सीटें हैं 24 में से 22 सिंधिया जी के साथ विधायक गए थे, उनने रिजाइन किया, तो सिंधिया जी का भी नैतिक दायित्व है कि उन अपने 22 विधायकों को विधानसभा तक दोबारा पहुंचाएं और यही वजह रहेगी कि सिंधिया जी लगातार धुआंधार कैंपेनिंग इन सीटों पर करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से स्वीकार्यता की बात हो रही, मतदाता बेहद भोला और उसकी मेमोरी की अगर हम मुक्ता जी बात करें बहुत कम देर की रहती है। वो ये सब भूल जाता है कि चुनाव के पहले घोषणा पत्र क्या था, 5 साल बाद क्या हुआ, क्षेत्र की जनता को क्या मिला, ये सब भूल जाता है। उसे सिर्फ याद रहता है चुनावी जो कैंपेनिंग होती है उसके दौरान जो वादे किए जाते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप हैं, वो उसको याद रहता है, वही उसकी स्मृति में रहता है और वोटिंग के दिन उसी को ध्यान में रखकर वो वोट करता है। तो ये देखना होगा कि दोनों पार्टियां कैसा मतदाता का मानस बनाती हैं और मतदाता भी, क्योंकि अगर हम नेताओं की बात करें, जिस प्रकार से राजवर्धन जी ने भी कहा कि चाहे कमलनाथ जी हो, इंदिरा जी हो, अटल जी हो, बड़े से बड़ा हिंदुस्तान का नेता चुनाव हारा है। यानी नेता चुनाव हार सकता है लेकिन मुद्दे चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। तो मुद्दों को लेकर ही यहां पर दारोमदार है कि दोनों पार्टियां किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के दिल को छूते हैं और वही जनता उन मुद्दों को लेकर वोट करती है। लाखन सिंह जी, आपके पास आऊंगी, क्या लगता है कांग्रेस क्या मुद्दे लेके जाएगी? अभी जो उपचुनाव होने हैं इंपॉर्टेंट है, सिंधिया जी के भी कंधे पे जवाबदारी है कि वो जो 22 विधायक उनके साथ गए उनको जिताना है। देखिए मुक्ता जी, सिंधिया जी के कंधे की जहां तक हम बात करते हैं कि सिंधिया जी के साथ 22 विधायक गए और अभी आपने जैसा कहा कि जो है राजवर्धन सिंह जी ने कि ये ग्वालियर चंबल में जितने लोग जीते सिंधिया जी की वजह से जीते, और आपके ही साथी ने कहा कि 2003 और 8 में भी सिंधिया जीते, उस समय ये जीते। तो ये बात यही क्लोज हो जाती है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी की जो सिंधिया जी का जो वर्क है या सिंधिया जी जिस काम को लेके कर रहे हैं, एक्चुअल में ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नहीं रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 16 सीटों पे चुनाव होना, जिनमें 15 वो लोग हैं जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। एक सीट यहाँ जोरावाली है जिसपे डेथ हो गई थी हमारे एक एमएलए की। तो ऐसे करके 16 सीटें हैं और ये चुनाव, इस बार का चुनाव खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं उनमें ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं रहा है। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की वो जनता का चुनाव है, उस जनता के मान सम्मान का चुनाव है। ये ग्वालियर क्षेत्र की जनता कभी भी गद्दारी, बेवफाई और नाकार गद्दार लोगों से हमेशा नफरत करते रहे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चुनाव ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता लड़ेगी और ये इसलिए लड़ेगी ये चुनाव कि 2018 के चुनाव में इस मतदाता, इन 16 सीट के मतदाता ने यहाँ के लोगों को चुनकर इसलिए सदन में भेजा था कि आप हमारे क्षेत्र की बात आए,
समस्या को जाके उठाएं। और वहां जाके ये इसलिए नहीं भेजा था कि आप हमारा सौदा बेंगलोर में जाके करें। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल क्षेत्र के उन मतदाताओं का है जिनका अपमान हुआ है, जिनको बेंगलोर में जाके जिनकी मंडी लगाई, हाट लगाई, जिनको बेचा गया, ये उनका चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहा सवाल सिंधिया जी की क्षेत्र में, जैसा आपने कहा कि उनका बड़ा वजूद है, उनके आने जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, ये बिल्कुल कतई मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर चंबल में 16 सीट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन आप मेरी बात को नोट करना, 16 की 16 सीट है, कांग्रेस जीतेगी, चाहे सिंधिया जी सर के बल पूछ लेते हैं। राजवर्धन सिंह जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो लाखन सिंह जी ने कहा है कि जनता है, जनता जो है वो आप लोगों ने जनता के साथ दगाबाजी की है, जो उनका कहना है? देखिए, अगर दगाबाजी किसी ने जनता के साथ करी है तो वो कमलनाथ जी ने करी है। वो इसलिए करी है कि आप घोषणा पत्र देखिए, वचन पत्र देखिए, तमाम चीजें उन्होंने डाल दी, चांद भी ला देंगे, तारे भी ला देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, किया कुछ नहीं। और जब ये विधायक जिन 16 विधायकों की बात कर रहे हैं, जब ये कमलनाथ जी के पास अपने क्षेत्र के काम लेके जाते थे, कमलनाथ जी ने क्या करते, चलो 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 चलो, मुझे टाइम नहीं, चलो चलो चलो। अरे भाई, कोई मुख्यमंत्री क्या किसी जनप्रतिनिधि इस प्रकार बात कर सकता है? तो जहाँ तक सीटों की चिंता है, समय मुझे लगता है भीतरवार का भी परिणाम आएगा 2023 में। वहाँ भी लाखन सिंह जी 3-4 बार विधायक रहे हैं, और जब चुनाव स्वयं लड़ेंगे तो इन्हें भी महसूस होगा कि सिंधिया जी के साथ रहने या साथ न रहने से क्या फर्क पड़ता है चुनाव। आपको लगता है गद्दारी वर्सेस जो खुददारी की बात करती है कांग्रेस, वो मुद्दा नहीं रहेगा? आपको परेशानी नहीं आएगी? जनता आप लोगों को एक्सेप्ट करेगी? मैंने कहा कि खुददार तो सिंधिया जी थे और गद्दारी कांग्रेस में कमलनाथ जी ने इसलिए करी कि जब आपने तमाम वचन पत्र में वादे किए। आप बताइए, आवास का अधिकार, कितने व्यक्ति आवासहीन है मध्य प्रदेश में? क्या फाइनेंशियल बजट था कमलनाथ जी के पास इस घोषणा करने से पहले कि इसका कितना आकलन है फाइनेंशियल? क्या जब उन्होंने दूध के 5 रुपए के बोनस की बात करी तो उनके पास फाइनेंशियल बजट था कि कितना लीटर दूध का उत्पादन है मध्य प्रदेश में, कितना फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन आएगा? क्या उन्होंने जब कर्जमाफी की बात करी तो उनके पास एस्टिमेट था कर्जमाफी करने में पूरे मध्य प्रदेश में कितना फाइनेंशियल लोड आएगा? क्या उन्होंने तमाम दूसरे जो वादे किए तो क्या उनके पास फाइनेंशियल एस्टिमेट था? और आप आज लगा लीजिए, और उनके पास नहीं था तो उन्होंने किस बिना पे वादे किए थे, किस आधार पे वादे किए थे? उनको शुरू से पता था कि वो वादे पूरे कर ही नहीं पाएंगे। उनको तो ये था जोर जोर जैसे तैसे झूठ झाट बोल बाल के सरकार बना दो, क्योंकि उनका जीवन तो अच्छा निकल गया। आगे भावी पीढ़ी का उनको क्या लेना देना? और भावी पीढ़ी जो उनकी थी उसको भी उन्होंने सेटल कर दिया, उधर नितिन जी को उन्होंने कर दिया, और उधर दूसरे नेताओं ने अपने बच्चों को कर दिया। लाखन सिंह जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, लाखन सिंह जी, आपने सुना राजवर्धन सिंह जी को, क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं खुददार तो सिंधिया जी थे जो चले गए कांग्रेस छोड़ के। हेलो जी, उनका कहना है, राजवर्धन सिंह जी का कहना है कि सिंधिया जी खुददार हैं, तभी तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। सिंधिया जी क्या थे? खुददार हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। राजवर्धन सिंह जी, आप तो इतने इंटेलिजेंट पर्सन है, सिंधिया जी कितने खुददार हैं, इनके परिवार चाहता हूं सिंधिया जी को कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को कायम रखा है। उनका तो हिस्ट्री में नाम है कि वो खुददार है कि गद्दार है, इतिहास इस देश का कहता है। तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा को क्या। चलिए सुनील जी, आपके पास आती है, एक लाइन में प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि वक्त हो चला है इस डिस्कशन को एंड करने का। देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से मैंने कहा कि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और जिस प्रकार से अब लगातार लाखन सिंह जी भी कह रहे कि इस बार क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी, तो ये जनता से कनेक्ट होने की कोशिश है। इस प्रकार के स्टेटमेंट ही जनता को कहीं ना कहीं भावावेश में लाकर वोटिंग कराते हैं, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस प्रकार के बयान देंगी, इस प्रकार की जनता के सामने अपने अपने तर्क रखेंगी, तथ्य रखेंगी, और उनके आधार पर ही चुनाव होगा। लेकिन सिंधिया की सक्रियता और स्वीकार्यता ये उपचुनाव तय कर देगा कि सिंधिया ग्वालियर चंबल में कितने सक्रिय रहे और उनकी स्वीकारता अभी भी है या नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही कहा। जैसे सुनील जी ने सम अप किया,
आप लाखन सिंह जी आपका और राजवर्धन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। देखिए जिस तरह से सुनील जी ने समअप किया, जो हम बात कर रहे थे सिंधिया जी की सक्रियता और स्वीकार्यता, देखिए सक्रिय तो उनको होना पड़ेगा क्योंकि उपचुनाव है, 24 में से 22 सीटें जो है वो उनके हैं, जो विधायक उनके साथ गए तो उनका जो है पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक तरह से कहेंगे तो सिंधिया जी का, लेकिन सक्रिय तो वो रहेंगे, वो स्वीकार्यता है कि नहीं वो ये इस बार के उपचुनाव तय कर देंगे कि सिंधिया को पब्लिक ने स्वीकार किया है कि नहीं। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?